हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी के लिए मैं आज से आप सबका अपना यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा प्रो स्टडी पर आपको वेलकम भी करता हूं और एक नया सीरीज से मैं आपके सामने एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 67th बीपीएससी पीटी होगा, बिहार एसएससी सचिवालय होंगे, दुर्गा का एग्जाम बच्चा को यूपीएसआई होंगे, एसएसजीडी का एग्जाम होंगे, तमाम कई ऐसे एग्जाम हैं जिनमें कॉमन टॉपिक होते हैं। सभी एग्जाम में, रेलवे से सभी एग्जाम में कॉमन टॉपिक होते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। लोग को भाई नाम सुनकर डर लग रहा था कि अर्थशास्त्र पढ़ना हमें समझ में तो नहीं आएगा। तो आज एक छोटे छोटे सीरीज के माध्यम से मैं अपनी 100% देने का काम करूंगा, बशर्ते आप थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान से समझने की प्रयास करेगा। दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए आते हैं आपके टॉपिक पर। तो आज पहला लेक्चर होंगे अर्थशास्त्र का परिभाषा। ये सारी बातें आज हम पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि कहाँ हमें सुधार करना है या फिर अच्छा लगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट आप जरूर करिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आज हम पढ़ना है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों अलग अलग होते हैं। तो टॉपिक पर लगाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात हम इन्हें इंडियन इकोनॉमी के नाम जानते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स। अभी क्या होता है, सारी के सारी बात हम आपको फुल्ली तरह समझाने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक्स, अब यहाँ पे भारत इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे। एक शब्द बड़ा है, ये आपकी चीज़ों को बहुत समझाते हैं। इकोनॉमी ही लिखाएगा, इंडियन इकोनॉमी। अब क्या होता है भाई, समझने की कोशिश करेगा। सबसे पहले ये जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, इसी को समझते हैं। तो पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था की मौलिक अवधारणाएं, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था की कुछ मौलिक अवधारणाएं के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था के मौलिक अवधारणाएं कि अर्थव्यवस्था की मौलिक अवधारणाएं क्या है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था की मौलिक मतलब फंडामेंटल कुछ बातें की पढ़ेंगे, मौलिक अवधारणाएं की चर्चा करेंगे। इसी चीज़ को हम यहाँ पे फोकस करते हुए समझने की हम प्रयास करेंगे। फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहला बात तो एक दो शब्द ही आता है, दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं। एक होते हैं अर्थशास्त्र और एक होते हैं अर्थव्यवस्था। पहले इसकी चर्चा हम कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इकोनॉमिक्स बोलेंगे, और अर्थव्यवस्था को इकोनॉमिक कहते हैं, इकोनॉमी। समझ में आया क्या? अब यही दो पॉइंट हम समझने की पहले प्रयास करते हैं। परिभाषा तक हम वहां तक पहुंचने की खूब कोशिश अपनी तरफ से करेंगे। बस वीडियो आप अंत तक बने रहेगा मेरे साथ। दोस्तों, जैसे कि हम आपके एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक देश है, एक कंट्री है, कोई भी कंट्री एक है, और इस देश में क्यों रहते हैं, तो लोग रहते हैं, पीपल्स रहते हैं। अब एक कंट्री है, इसमें लोग रहते हैं। यह कंट्री में सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेज है, सीमित संसाधन। लेकिन यहां के लोगों का इच्छाएं अधिक है, असीमित इच्छाएं, असीमित इच्छाएं। संसाधन यहां कैसे हैं, सीमित हैं, इच्छाएं यहां कैसे हैं, असीमित है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि मार्केट एक ही को है, खरीदने वाले बहुत है, संसाधन सीमित है, इच्छाएं असीमित है। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाएगी।
तो हम कोशिश यही करेंगे कि संसाधन का हम प्रबंधन करें, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि अब हम क्या प्रयास करेंगे सर, तो हम लोग का एक ही प्रयास रहेगा, सरकार के एक ही प्रयास रहते हैं कि यह संसाधन का प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है। तो याद रखना, यह आपका संसाधन का प्रबंधन का काम करेगा, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज का काम करेगा, संसाधन का प्रबंध करेगा, रिसोर्स करेगा, मैनेजमेंट करेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, तो कुछ हमें सैद्धांतिक उपाय लगाना पड़ेगा, सिद्धांतिक की बात करेंगे, और हमें व्यवहारिक भी, प्रैक्टिकल भी कुछ करेंगे, व्यवहारिक काम करेंगे। समझ में आया क्या? यानी कि कुछ काम हम कैसे करेंगे, व्यवहारिक करेंगे, और कुछ काम हम कैसे करेंगे, आपका प्रैक्टिकल करेंगे। व्यवहारिक लिखा गया, प्रैक्टिकल ए, और कुछ काम हम क्या करेंगे, थियोरिटिकल करेंगे, थियोरिटिकल। अब जो थियोरिटिकल होंगे, जो आपका प्रैक्टिकल होंगे, यही चीज को समझना है। तो जो दोस्तों आपका थियोरिटिकल होते हैं उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं, और जो प्रैक्टिकल होते हैं उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो एक थियोरिटिकल को हम क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्र, और जो क्रियाएं हम प्रैक्टिकल करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था का नाम देते हैं। अगर नीचे नहीं दिख रहा हो तो अर्थव्यवस्था ही लिखे हैं, बाकी आप मैनेज कर लीजिएगा। समझ में आया क्या? कहने का सिंपल मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे सुनने का सिंपल मतलब है, देश है, लोग है, सीमित संसाधन, असीमित इच्छाएं। संसाधन का हम क्या करेंगे, प्रबंध करेंगे। सैद्धांतिक जो हम प्रबंध करेंगे, आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक अध्ययन जहां हम करेंगे, इस आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक अध्ययन को हम क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र। और आर्थिक क्रियाओं का आपका प्रबंधन को, जो मैनेजमेंट करेंगे, जो आर्थिक क्रियाओं का व्यवहारिक जो होंगे अध्ययन, उसे हम क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था। आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाएगा, और आर्थिक क्रियाओं का व्यवहारिक अध्ययन अर्थव्यवस्था कहलाएगा। अब एक बात आपको समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले सर आप हमें ये बता दीजिए कि आर्थिक क्रिया क्या है। बिल्कुल सही सवाल आपने किया। पहले तो यही समझना है आर्थिक क्रिया के बारे में। आर्थिक क्रिया, आर्थिक से जो आपका शब्द आया, अर्थ से आया, और यहां अर्थ का शाब्दिक अर्थ होता है मनी, धन। धन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं। जनरली तौर पर हम क्या बोलते हैं, इसको पैसा बोलते हैं, मनी, धन बोलते हैं। पैसा नहीं बोलेंगे, धन बोलेंगे। अब यहां पे आर्थिक शब्द किससे आया, धन से आया, मनी से आया, पैसा वही। अब हम किस सिंपल आर्थिक क्रिया का सैद्धांतिक अध्ययन हम क्या करेंगे, अर्थशास्त्र, और आर्थिक क्रिया का व्यवहारिक अध्ययन अर्थव्यवस्था। अब एक बात समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी तक नहीं समझोगे आप लोग, अभी तक क्या क्या मास्टर साहब पढ़ा दिए। अब सुनो ध्यान से, सैद्धांतिक और व्यवहारिक में थोड़ा सा बस अंतर है। अगर आपसे अर्थशास्त्र की परिभाषा पूछा जाए तो आर्थिक क्रियाओं का या मानव के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हम अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब मानव के आर्थिक क्रिया या मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। और उसी के मानव के आर्थिक गतिविधियां, मानव के आर्थिक जो क्रियाएं हैं, उसी को हम सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल मामला बोलते हैं। अगर किसी मानव के किसी पर्सनल के आर्थिक क्रियाओं के, उनके पैसा के बारे में, उनके लाभ हानि के बारे में हम बात करेंगे तो उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। और जब हम पूरे देश की आर्थिक क्रियाओं की, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करेंगे उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब हम किसी मानव की करेंगे उसकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, अर्थशास्त्र कहलाएगा। जब पूरे देश की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, अर्थव्यवस्था कहलाएगा। पूरे देश के लिए कौन शब्द का प्रयोग करेंगे, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल का करेंगे। और किसी खास के लिए किसके प्रयोग करेंगे, सैद्धांतिक का करेंगे। बात समझ में आया क्या? अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। मेरी पैसा, हमारे पास कितना आर्थिक क्रियाएं हैं, मेरे पास क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है, ये मेरे पर्सनल है, इकोनॉमिक्स है।
पूरे देश की बात आएगा, देश में जीडीपी क्या है, जिस देश में क्या हो रहा है, वो आपका अर्थव्यवस्था कहलाता है। मतलब सीधी सी बात याद रखना, आर्थिक क्रियाओं को सैद्धांतिक अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। आर्थिक क्रियाओं को सैद्धांतिक अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है, और आर्थिक क्रियाओं को व्यवहारिक अध्ययन अर्थव्यवस्था कहलाता है। या फिर कैसे याद रखेंगे सर, मानव के गतिविधियों को, मानव के आर्थिक क्रिया या गतिविधियों के अध्ययन को, अब समझ में आ जाएगा, मानव के आर्थिक क्रिया या गतिविधियों के अध्ययन को, गतिविधियों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र करेंगे। अब उसी प्रकार से किसी देश के समस्त आर्थिक क्रियाओं गतिविधि के अध्ययन को अर्थव्यवस्था कहेंगे। किसी देश के आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के अर्थव्यवस्था कहेंगे। किसी देश के आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन को अर्थव्यवस्था, और मानव के आर्थिक क्रियाओं गतिविधियों के अध्ययन को अर्थशास्त्र, किसी देश की आर्थिक क्रियाओं गतिविधियों के अध्ययन को अर्थव्यवस्था कहेंगे। बोले यहाँ तक समझ में। आर्थिक क्रिया क्या है, धन से संबंधित। आर्थिक क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, तो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, सिंपल याद रखना दोस्तों, आपका धन से संबंधित क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहते हैं। धन से संबंधित क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आया क्या, धन से संबंधित क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया के नाम से जानते हैं। मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। अब यहां सब ये आर्थिक क्रिया अगर मानव के संदर्भ में कहा जाए, तो जब मानव के संदर्भ में आर्थिक क्रिया की हम बात करेंगे तो उसका शाब्दिक अर्थ होगा कि मानव के पैसा में क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, या कुछ उससे रिलेटेड। और जब इसे देश के बारे में सोचेंगे तो दुर्लभ संसाधन की बात आएगा, वस्तुओं का, सेवाओं का बात आएगा, उपभोग का बात आएगा, मतलब देश से रिलेटेड की बात आएगी। बोले इतनी तो बात समझ में आया कि नहीं, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या उठाएं, देश है। देश में क्या है, लोग है। संसाधन क्या है, रिसोर्सेज क्या है, सीमित है, लेकिन इच्छाएं क्या है, असीमित है। हमें क्या करना पड़ेगा, संसाधन का प्रबंध करना पड़ेगा। प्रबंध कैसे करेंगे, आर्थिक क्रिया से करेंगे। अब पैसा किस करेंगे, यानी कि आर्थिक क्रिया जब हम प्रबंध सैद्धांतिक रूप से किए, थियोरिटिकल सोच के करेंगे, अर्थशास्त्र कहलाएगा। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, व्यवहारिक करेंगे, अर्थव्यवस्था कहलाएगा। सबके लिए करेंगे, देश के पूरे लोग के लिए करेंगे, अर्थव्यवस्था। अपने लिए करेंगे तो अर्थशास्त्र कहलाएगा। बोलो समझ में आया क्या, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, आर्थिक, मानव की आर्थिक क्रियाओं के गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र कहते हैं। आर्थिक क्रिया क्या है, अर्थ। अर्थ मतलब धन, धन मतलब मनी, मतलब जो आर्थिक क्रियाओं धन से संबंधित है, मतलब धन के जो आपका मानव के धन की मामला होते हैं उसे अर्थशास्त्र, और पूरे देश के धन की मामला होते हैं उसे इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे संसाधन को प्रबंध करने के लिए, संसाधन को प्रबंध करने के लिए जो धन आएंगे उसका थियोरिटिकल मामला अर्थशास्त्र, और संसाधन को प्रबंध करने के लिए जो पैसा आएंगे उसका प्रैक्टिकल मामला अर्थव्यवस्था। प्रैक्टिकल मतलब पूरे देश के बारे में, थियोरिटिकल मतलब आपका अर्थशास्त्र किसी खास की बात। इतनी बात समझ में आए। अब ध्यान दीजिए, अगर बात किया जाए अर्थव्यवस्था का, तो अर्थव्यवस्था जो है वह आपका क्या है दोस्तों, अधूरा शब्द है। अर्थव्यवस्था, एक पॉइंट याद रखना है, अर्थव्यवस्था कैसा शब्द है, तो याद रखना है अर्थव्यवस्था जो है ना सर, वह एक प्रकार का अधूरा शब्द है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एक प्रकार का अधूरा शब्द है। यह अधूरा शब्द है। यह पूरा कब हो जाएगा सर, जब इसके आगे कोई देश लग जाए। जैसे शुद्ध हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था। मतलब समझ में आया। अब इसकी प्रैक्टिकल है, किसी देशी की मामला होगा ना, तो जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, एक उदाहरण इसका हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था। बोलो मामला यहाँ तक समझ में आया क्या, इतनी बात तो सबको समझ में, दिमाग में घुस गया होगा। अब सुनो ध्यान से, अर्थव्यवस्था का जो हम लोग यहाँ उद्देश्य क्या करेंगे सर, इसका उद्देश्य क्या क्या होंगे। अब इसका उद्देश्य के बारे में आपको समझने की कोशिश करते हैं। ये सभी का जो हम इतना पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या होंगे, इसका जो आपको ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो इसका उद्देश्य यही है, संसाधनों का इष्टतम प्रयोग किया जाए।
उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि अधिक से अधिक संसाधनों का प्रयोग किया जाए, मतलब कि संसाधनों का इष्टतम प्रयोग किया जाए, इष्टतम प्रयोग किया जाए। अब जब संसाधनों का इष्टतम प्रयोग में हम क्या समझेंगे? कहने का मतलब ये कि संसाधनों का प्रबंध किया जाए। किसका प्रबंध करेंगे? संसाधनों का हम प्रबंध करेंगे, और जैसे हम संसाधनों का प्रबंध करने का काम करेंगे, संसाधनों का हम प्रबंध करेंगे जन लोक कल्याण के लिए। क्यों करेंगे हम? तो लोगों के कल्याण करने के लिए करेंगे, तो लिखना लोक कल्याण के लिए। इतनी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। अब थोड़ी सी एक और पूछ सकता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख समस्या क्या है? अगर आपसे पूछे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख समस्या क्या है, तो बोलना कि संसाधनों का अभाव है। संसाधनों का अभाव है और उचित आवंटन की कमी है। जो चीज़ का जरूरत है वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं, उचित आवंटन की कमी। उम्मीद करें कि इतनी बातों आपको समझ में आ गया होगा। अब इतनी बात समझ में, पर्सनल की बात करें अर्थशास्त्र, प्रदेश की बात करें अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्रिया पैसा से संबंधित होते हैं। चलो बोलो, समझ में आता है? सबको आया क्या? आगे बढ़ते भाई। अब अगला पॉइंट बड़ा बढ़िया समझिएगा। अगला पॉइंट जो मैं समझाने वाला हूँ, को बहुत ढंग से चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, सारे के सारे मामला आपको समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छा से समझ में भी आ जाने की प्रयास मैं करूँगा। चलो अब यहाँ पे क्या करना है सर? सबसे पहले ये जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का है, संसाधनों का मैनेजमेंट करने के लिए हमें चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि भाई एक मार्कर कम गया है तो इसको हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। तो आप हेडिंग बनाना है उत्पादन के कारक। क्या बनाना है? उत्पादन के कारक। प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिख दे सकते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब उत्पादन के कारक क्या होते हैं? सबसे पहले चीज समझिएगा, उत्पादन का कारक क्या होता है। अब एक शब्द यहां पे आया उत्पादन, और उत्पादन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। एक शब्द है यहाँ पे उत्पादन, उसको इंग्लिश में हिंदी में प्रोडक्शन कहते हैं। एक शब्द है ऐसा कुछ, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। इस शब्द क्या है सर? तो ये शब्द जो है, प्रोडक्शन वाला शब्द जो है, वो इसके होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हमें वस्तु चाहिए, गुड्स। देखते ना ट्रक व्रक में गुड्स लिखा हुआ रहेगा, सामान चाहिए। और दूसरी बात क्या चाहिए? सेवाएं चाहिए। सेवाएं मतलब सर्विस चाहिए। जैसे हम मार्कल बनाएंगे तो ये वस्तु हुआ, और हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये किस में जाएगा? सेवा में जाएगा। स्वास्थ्य किस में जाता है? सेवा में जाता है। तो अब एक किसी चीज़ को उत्पादन करने के लिए हमें वस्तु चाहिए और सेवाएं चाहिए, मतलब कि सर्विस भी चाहिए और हमें गुड्स भी चाहिए। बात समझ में आ गया? अब सुनो, वस्तु और सेवाएं मतलब कि किसी चीज़ को उत्पादन करने के लिए, किसी चीज़ के प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? वस्तु चाहिए और सेवाएं चाहिए। अब यहाँ पे आगे क्या करते हैं दोस्तों कि किसी भी चीज़ के उत्पादन करने का मुख्य 4 कारक हो सकते हैं। 4 इसका क्या हो सकते हैं? फैक्टर हो सकते हैं, अर्थात इनका 4 कारक हो सकते हैं। इसके मौलिक जो तत्व होते हैं किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने का, वो कितना हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। पहले इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे कि हम एक बिस्कुट की फैक्ट्री खोलते हैं। कौन सी फैक्ट्री? मान लेते हैं गुड्डू सर बिस्किट। फैक्ट्री का नाम है गुड्डू सर फैक्ट्री, या प्रतिज्ञा फैक्ट्री ठीक सेट होगा। प्रतिज्ञा फैक्ट्री के नाम से मैंने एक बिस्कुट का फैक्ट्री खोला। अब जैसे ही हमने एक बिस्कुट की फैक्ट्री खोलते हैं, बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री जो खोला, प्रतिज्ञा फैक्ट्री, प्रतिज्ञा बिस्किट फैक्ट्री, तो उसमें सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगा? तो इसमें सबसे पहले हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ेगा। किसकी आवश्यकता पड़ेगा? पूंजी की आवश्यकता पड़ेगा। तो जो अपना मैं फैक्ट्री खोलता हूँ
उसमें सबसे पहले पूंजी चाहिए। पूंजी, पूंजी इसको इंग्लिश में कैपिटल बोलते हैं। अब ये पूंजी का मतलब हो सकता है, पूंजी का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है? धन, या फिर पूंजी का एक और अर्थ है तकनीकी, टेक्निक। जैसे कि अगर आपके पास धन भी है और आपके पास टेक्निक भी होना चाहिए, आपको बिस्किट बनाने के लिए आना भी चाहिए, वो भी पूंजी का मतलब होता है। जो कहते हैं ना कि उसके हाथ के हुनर है, मेरे पास एक हाथ के हुनर है, मैं पढ़ा सकता हूँ, तो मेरे पास एक क्या टेक्निक है। तो पूंजी का शाब्दिक अर्थ होता है धन या तकनीक। उसके बाद विशेष प्रकार से समझिएगा, इतनी बात तो समझ में आ गया। दूसरा क्या चाहिए? तो पहला जो है सर पूंजी चाहिए। दूसरा क्या क्या चाह सकते हैं? तो दूसरा जो है वो आपकी फैक्ट्री को चलाने के लिए सिर्फ पूंजी काम नहीं देगा दोस्तों। फैक्ट्री के चलाने के लिए और क्या होना चाहिए? तो फैक्ट्री को चलाने के लिए लैंड्स की ज़रूरत होती है। लैंड्स कहने का मतलब भूमि की आवश्यकता होता है। हम फैक्ट्री कहाँ ओपन करेंगे, हम फैक्ट्री कहाँ खोलेंगे, तो उसके लिए हमें भूमि चाहिए। क्या चाहिए? भूमि चाहिए। भूमि को हम क्या बोलते हैं? लैंड्स। अब हमने एक विचार किया कि मैं प्रतिज्ञा बिस्कुट फैक्ट्री की स्थापना करूंगा, और हमें विचार किया तो भाई मेरे पास पूंजी भी और हमें कुछ तकनीक भी आता है। लेकिन दूसरा समस्या आ गया कि अब हमें भूमि चाहिए, अब हमें लैंड चाहिए। अब भूमि तो मेरे पास नहीं है, तब हम क्या करेंगे कि अपने किसी के पास जाएंगे और अपने गए उससे और उसको बोले कि हमें भूमि चाहिए, हमें लैंड चाहिए, हमें आपकी ज़मीन चाहिए, हम यहाँ पे फैक्ट्री खोलने वाले हैं। मान लें कि हम मोहन चाचा से ज़मीन लें। मोहन चाचा हमसे बढ़िया पढ़ता था। मोहन चाचा कहा कि ठीक है बेटा, तुमको भूमि मिल जाएगा, तुम्हें लैंड्स मिल जाएंगे। हम आराम से खुश। लेकिन जैसे ही आ रहे थे वैसे ही बोले रुको रुको, भूमि तो हम तुमको देंगे, लेकिन तुम बदले में हमें क्या दोगे? तो हमने बोला कि हम आपको बदले में रेंट देंगे। क्या देंगे? रेंट देंगे। तो सुनो दोस्तों, पहले हमें क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। पूंजी है तो क्या चाहिए? भूमि चाहिए। अब भूमि भी आ गया, चाचा हमको भूमि भी दे दिए, तो अब हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगा? बड़ा गौर से समझना। तो अब हमें आवश्यकता पड़ेगा श्रम का, मजदूर का आवश्यकता पड़ेगा, लेबर का आवश्यकता पड़ेगा। किसका आवश्यकता पड़ेगा? श्रम का आवश्यकता पड़ेगा। मतलब कि अब हमें मजदूर चाहिए। अब मजदूर कहेंगे कि भाई इतना इतना काम है, तो मजदूर बोला कि तुम मुझे बदले में क्या देगो? तो मैं बोले भैया तुमको हम मजदूरी देंगे, वो भी फ्री में थोड़ा कुछ काम करने वाले हैं। और जैसे भूमि, पूंजी भी रहा, भूमि भी और श्रम भी, एक ऐसे व्यक्ति चाहिए जिसको हम कह सकते उद्यमशीलता। उद्यमशीलता कहने का मतलब जो रिस्क ले सके, इस जोखिम को उठा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उद्यमशीलता बोलते हैं। उद्यमशीलता कहने का मतलब जो मालिक बनेगा वह क्या करेगा? रिस्क लेगा, जोखिम उठाएगा। अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ लिख रहे हैं, रिस्क लेगा, यानी जोखिम उठा सकता है, इतना बड़ा जोखिम। जैसे कि हम आपको बोले कि चलो फैक्ट्री खोलते हैं, अरे भाई इतना मेरे पास पूंजी नहीं, तो बोले बैंक से लोन लो, नहीं नहीं इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। तो अब 4 कारक इसका हो गया। पहला कारक क्या पढ़े? पूंजी की आवश्यकता। दूसरा क्या पढ़े? भूमि की आवश्यकता। फिर क्या होगा? मजदूर की आवश्यकता। फिर क्या होगा? श्रम चाहिए। फिर क्या होगा? आपका उद्यम मतलब कि रिस्क लेने वाले लोग चाहिए। इतनी बात समझ में आया क्या? उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ एक तो 4 कारक आपके हैं, यहाँ पे परिभाषा लिखते हैं इसके। ये तो कारक हो गया पहला, इसका हम क्या लिखते हैं? परिभाषा। एक तरफ आपका प्रतिफल, मतलब कि इसका बदले में लाभ क्या होगा? प्रतिफल लिखते हैं। और एक तरफ भारत में इसकी स्थितियाँ क्या है? भारत में इसकी स्थिति। इतनी बात आपको समझने की कोशिश करेंगे। भारत में चीज़ों की बात क्या चल रहा है, ऐसे कुछ हम कर दिए। ये 4 जो कॉलम आपको हम बन रहा है, बहुत ही समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले किसकी बात चला? पूंजी की बात चला। पूंजी का यहाँ शाब्दिक अर्थ परिभाषा होगा धन या फिर तकनीक। टेक्निक आपका, तकनीक मतलब वो चीज़ आपको करने आना चाहिए, इसको तकनीकी भी कहते हैं, तकनीकी। अब आप जिससे भी
पूंजी जमा करने के लिए मान लिया कि आप बैंक से क्या किए, लोन लिए। आपके पास अगर पूंजी नहीं है तो आप किसके पास जाते हैं, बैंक के पास गए। बैंक को कहें कि हमें इंडस्ट्री का स्थापना करना है, प्रतिज्ञा बिस्किट फैक्ट्री खोलना है, हम जब बोलेंगे तो बैंक आके ठीक है आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन लोन तो देगा, लोन जब देगा तो आप ये बताइए कि हमसे तो कुछ ना कुछ आशा करेगा। बैंक हमसे क्या मांगेगा, तो याद रखना बैंक जो है हमसे इंटरेस्ट मांगेगा, बैंक हमसे क्या मांगेगा, ब्याज मांगेगा। अब हम बैंक को इंटरेस्ट देंगे, जो भी पूंजी लिए हैं हम उससे उसको बैंक से क्या, मान लिया हम 10 लाख फैक्ट्री के लिए लोन लिए तो हमारे पास क्या हो गया, पूंजी हो गया, हमारे पास क्या हुआ, धन हुआ, और उससे हम तकनीकी भी कर लेंगे। और उसके बदले में बैंक को हम क्या देंगे, तो उसके बदले में हम बैंक को देंगे आपको ब्याज। क्या इसकी भारत में इसकी है पूरी, नहीं। भारत में पूंजी की अभाव है, भारत में किसकी अभाव है, पूंजी की अभाव है। हमारे पास इसकी अभाव है, हमारे पास इसकी कमी है। किसकी कमी, तो इसकी कमी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभाव है। दूसरा बात में हमने क्या कहा था, भूमि, क्या कहा था, भूमि। भूमि का परिभाषा क्या हुआ, तो भूमि का मतलब ये हुआ कि आपका भूमि का शाब्दिक अर्थ ये होता है आपको प्राकृतिक संसाधन और मशीनरी दोनों भूमि में ही आता है। भूमि का परिभाषा एक तो आपके प्राकृतिक संसाधन जहाँ जमीन वगैरह होंगे, प्राकृतिक रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, और एक जो आपके मशीनरी जो है, मशीन वगैरह जो है वो भी किस में आते हैं, तो उसमें वो भी आपका भूमि में आते हैं। अब हम जिससे प्राकृतिक संसाधन या ज़मीन लेंगे या जिससे मशीन लेंगे वो हमको बदले में क्या लेगा, तो वो हमको बदले में रेंट लेगा, किराया लेगा, भाड़ा लेगा। रेंट लिया, किराया लिया। क्या भारत में इसकी है पूर्ति, तो जी हाँ, पर्याप्त रूप से भारत में यह उपलब्ध है। हमारे पास ज़मीन तो है, ये आपको पता है, पर्याप्त रूप से कहाँ उपलब्ध है दोस्तों, भारत में इसकी उपलब्धता है। आगे बात करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, श्रम। श्रम का मतलब मजदूर, मजदूर का मतलब ध्यान से सुनिएगा, मजदूर का परिभाषा होते हैं मानवीय। मानवीय कहने का मतलब एक तो वह शारीरिक रूप से काम करेगा और नहीं तो वह जो है मानसिक रूप से काम करेगा। अरे भाई साहब, कंप्यूटर चलाएगा दिमाग से ना काम करेगा, और बोझा ढोगा तो शरीर से काम करेगा। तो एक आपका काम शारीरिक रूप से करेगा और एक काम वह मानसिक रूप से करेगा। अब यह मजदूर जो है हमसे बदले में क्या लेगा बताइए, तो हमें मजदूरी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, मजदूरी देना पड़ेगा। भारत में इसकी स्थिति है, तो भारत में इसकी व्यवस्था है, तो याद रखना भारत में मजदूर है, भारत में श्रम है, लेकिन कुशल मजदूर नहीं है। अभी कुशल मजदूर क्या हो गया सर, कुशल मजदूर कहने का मतलब हुआ स्किल डेवलप नहीं है। स्किल मतलब क्या हो गया सर, स्किल मतलब हुआ कि सबके सब यहाँ बोझा ढोबे वाला है, लेबर में काम करे, जिस गाँव में कहते हैं लेबर, मिस्त्री नहीं है वो, ना तो उसके पास कंप्यूटर नॉलेज है, ना तो इंजीनियरिंग किए हुए है, तो कुशल मजदूर की यहाँ पे कमी है। तो इसके लिए कुछ योजना भी चलाया गया है। इसके लिए क्या चलाया गया, कुछ योजना, जैसे कि आपका पता होना चाहिए, आपके स्किल इंडिया योजना का शुरुआत किया गया है। आप सबको पता होगा कि स्किल इंडिया योजना का शुरुआत किया गया। अब भूमि के लिए भी आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन योजना का भी शुरुआत किया गया है। तो योजना कौन कौन शुरू किया गया सर, तो यहाँ पे स्किल इंडिया, स्किल मतलब कुशल भारत, कुशल भारत योजना का शुरुआत किया। एक करंट से आपको जोड़ के हम पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स को करंट से जब तक कनेक्ट करके नहीं पढ़िएगा आपको समझ में आने की नहीं। अब हमको क्या चाहिए, उद्यमशीलता। उद्यमशीलता मतलब रिस्क लेने वाला, जोखिम उठाने वाला। उद्यमशीलता मतलब रिस्क लेने वाला, मतलब कि जोखिम उठाने वाला। इसका परिभाषा क्या, तो इसका परिभाषा है जोखिम उठाने वाला। इतना लंबा जोखिम कौन लोन लेगा, तो प्रतिज्ञा बिस्किट जोखिम उठाएगा, जोखिम उठाने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्क लेने वाला। क्या ये जो जोखिम उठाएगा, जो रिस्क हम ले रहे हैं, प्रतिज्ञा बिस्किट फैक्ट्री को जो हम रिस्क ले रहे हैं, तो हम उससे क्या अपेक्षा करेंगे अपनी कंपनी से, हमें लाभ हो, हमें उससे अपेक्षा करेंगे हमें जितना से जितना ज़्यादा क्या होना चाहिए दोस्तों, लाभ होना चाहिए।
बात समझ में आया। अब लाभ होना चाहिए, हम लाभ की अपेक्षा करेंगे। क्या जोखिम उठाने वाला हिंदुस्तान में है? तो जोखिम उठाने वाला हिंदुस्तान में बहुत ही कम है, बहुत कम। क्या है? बहुत कम है। इसके लिए कई प्रकार की योजना का शुरुआत हाल ही में सरकार ने किया है, जैसे कि आपका स्टार्टअप इंडिया योजना भी शुरुआत इसी में किया गया, और मुद्रा योजना। मुद्रा योजना मतलब पैसा के आप लोन ले सकते हैं, तो इसमें 2 योजना शुरुआत हुआ है, मुद्रा योजना और एक आपका स्टार्टअप योजना का भी शुरुआत किया गया। इतनी सारी बात आपको यहाँ पे पढ़ाना था दोस्तों। ये हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का मौलिक जो बातें हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 3 बातें आपको समझ ली। एक होता है मानव पूंजी। मानव पूंजी कहने का मतलब हम पढ़े लिखे, शिक्षा है, मेरे पास स्वास्थ्य है, नॉलेज है, मानव पूंजी होते हैं। और एक होते हैं सामाजिक पूंजी, मतलब जो विकास के महत्व नहीं होते। कहने का मतलब होता है कि रूढ़िवादी, समाजवादी, समाज में चीज़ नहीं करो, वो चीज़ नहीं करो, उसे सामाजिक पूंजी कहते हैं। अब हम लोग अर्थव्यवस्था का क्षेत्र नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपको आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। थोड़ी सी अगर हिजिकेशन आज होगा तो आप माफ़ करिएगा मुझे, कहीं मुझे गलती हुआ होगा तो, लेकिन मैं अपने तरफ से 100% दिया हूँ, सारी बात सही बताया हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।